कोई कास्ट नहीं, कोई क्रीड नहीं, कोई सेक्स नहीं, कोई अमीरी गरीबी कुछ नहीं मुझे देखना है। मुझे इनका कोमल हृदय देखना है और उनके साथ मुझे काम करना है। लड़कियों को यहाँ पे नहीं भेजा जाता था स्कूल। लड़कियों मैं पूछती थी आपने कितना पढ़ा है, तो कोई कहती थी मैंने 2nd करी है, मैंने 4th करी है। तो मैं पूछती थी आपने आगे नहीं पढ़ा, तो कहती थी नहीं, पढ़ने नहीं दिया। डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, डिस्टर्ब करता है, तो स्कूल वाले नॉर्मल बच्चों के साथ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 16 साल की लड़की है, उसने क्लास 2 और 3 किया है, उसको भी हम लेके आते हैं, उसको भी हम सिखाते हैं कुछ ना कुछ। हर एक बच्चे में हुनर है। और वो लड़का इतनी ब्यूटीफुली रात को ट्रैवल किया, अगले दिन पहुंचा, अगले दिन बिट्स पिलानी गया, 2 दिन का वहाँ पे कैंप था, वो करके वापस। years, इतनी लंबी जर्नी और इतना बड़ा काम, सोसाइटी या जिसे कहें कि समाज के लिए जीवन को समर्पित कर देना एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हम स्वागत करते हैं रेनू बाली जी का, जो कि टेंडर हार्ट की डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेनू मैम। और आज ये फरीदाबाद की नहीं बल्कि पूरे देश की जानी मानी शख्सियत हैं और किस तरह से ये अपने देश के लिए काम कर रही हैं, आज हम इनसे बात करके जानेंगे। टेंडर हार्ट ये एक बहुत ही यूनिक नाम है, तो ये नाम कैसे आपने शुरू हुआ, किस तरह से इसका नाम आपके दिमाग में आया और इसका विजन और मिशन क्या है, ये आप बताएं। देखिए, सबसे पहले क्योंकि मैं आज से 30 साल पहले इस काम में आई थी, तो उस टाइम जो मेरे दिमाग में था वो ये था कि हर इंसान का एक कोमल हृदय होता है जी। मैं बिलीव करती हूँ उसमें, अमीर हो, गरीब हो, अच्छा हो, बुरा हो, एक कोमल हृदय हर एक का होता है। वो दिमाग में रख के कि मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे वो कोमल हृदय को देखना है और मैं वो काम करना चाहूँगी हर एक के साथ। कोई कास्ट नहीं, कोई क्रीड नहीं, कोई सेक्स नहीं, कोई कुछ अमीरी गरीबी कुछ नहीं मुझे देखना है। मुझे इनका कोमल हृदय देखना है और उनके साथ मुझे काम करना है। जिसको भी ज़रूरत है, हमने एक एजुकेशन लिया है, तो उस एजुकेशन को हम किस तरीके से बांटें। एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम बांट सकते हैं और बांटना चाहिए, तो ये दिमाग में रख के मैंने इसका नाम टेंडर हार्ट रखा था। बहुत ही बढ़िया। आपका इतना मतलब एक दिल जो जिसको कहते हैं, आपका हृदय खुद का इतना कोमल और इतना विशाल है, शायद तभी आप सबको इतना प्यार दे पा रही हैं। तो आपका मिशन क्या है इस जो आपका टेंडर हार्ट जो आपने शुरू किया है और 30 सालों से लगातार आप काम कर रही हैं, तो इसका मुख्य जो आप कहते हैं ना विजन, तो आपका बहुत बड़ा है कि सबको प्यार देना है, तो मिशन क्या है आपके इस टेंडर हार्ट का? देखिए, शुरुआत में तो मेरे पास अपनी एजुकेशन थी जो मैं शेयर करना चाहती थी और मैं चाहती थी कि गांव के बच्चे को भी वही इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन मिले, अच्छी तालीम मिले, सब्जेक्ट्स को क्लैरिटी मिले। तो मैं पहले मैंने जो 30 साल पहले गांव में आई थी, यही मिशन लेके आई थी कि मुझे इनको एजुकेशन देना है। तो मैंने स्टार्ट किया था बच्चों को पढ़ाने से। तो जब आप एक बार गांव में आ गए, आपने देखा कि गांव में तो एजुकेशन के साथ साथ बहुत चीज़ें ज़रूरत पड़ रही हैं। जैसे लड़कियों को यहाँ पे नहीं भेजा जाता था स्कूल, तो ये भाइयों को छोड़ने आती थी, गेट पे खड़ी हो जाती थी, मैं इनको बोलती थी आप आइए अंदर, वो नहीं आती थी। घर में भाई लोग मना करते थे, फादर्स मना करते थे, क्योंकि ये पूरा जो बेल्ट था ये मेल डोमिनेटेड बेल्ट था। तो मुझे ये लगा कि ये लड़कियां, मैं पूछती थी आपने कितना पढ़ा है, तो कोई कहती थी मैंने 2nd करी है, मैंने 4th करी है।
तो मैं पूछती थी, आपने आगे नहीं पढ़ा? तो कहती थी नहीं, पढ़ने नहीं दिया। तो मुझे लगा कि मैं तो पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, बट मेरा क्या फ़ायदा अगर ये लड़की जो है ये चौथी से आगे नहीं जा पा रही है। तो फिर मैंने बात करी, पेरेंट्स से बात करी, नहीं मान रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनको मैं कैसे मनाऊं, गांव वाले हैं, कैसे मनाऊं इनको। तो मैंने इनको बोला चलिए, मैं हर लड़की को घर में सिलाई कढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है जी। अपने कपड़े सिलने की ज़रूरत पड़ती है। तो कल को अगर शादी भी हो जाएगी तो अपने कपड़े सिलेंगी, घर वालों के कपड़े सिलेंगी, तो अपना पैसा भी बचत होगा। वहाँ से वो दिमाग में डाला मैंने पेरेंट्स के, और धीरे धीरे लड़कियां भी आनी शुरू हो गई। समझ सकती हूँ कि 30 साल पहले कैसा सिनेरियो रहा होगा, वो भी फरीदाबाद के आसपास के गांव का, और लोग किस तरह की सोच रही होगी, और आपने कितना स्ट्रगल किया होगा उन लोगों को, बच्चों को घर से बाहर निकालने में। पर सचमुच आप एक वो बदलाव ला पाए। आज हम देखते हैं जब एनजीओ जाते हैं कि किस तरह से आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, और लेडीज़ आती हैं। इसके साथ साथ जो हमारे गांव में कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि घर में ही बैठे रहते थे, और वो एक कैटेगरी बोली जाती है जो मानसिक तनाव में होते हैं बच्चे, जिनको हम डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं। तो ये भी फिर कभी आते थे, तो मुझे ये लगा कि ये बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, और अब ये बड़े हो रहे हैं। जब मुझे उम्र पता लगती थी, कोई 11 साल, कोई 12 साल, तो मुझे लगता था आपने कभी इनको स्कूल नहीं भेजा? तो बोले मैम इन बच्चों को कोई स्कूल लेता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि देखिए, ये इन बच्चों का फंडामेंटल राइट है टुवर्ड्स एजुकेशन। बिल्कुल। तो हम इनको कैसे हम ये बोल सकते हैं कि हम एजुकेशन नहीं देंगे इनको? क्योंकि ये क्लास में थोड़ी, अब ऑटिस्टिक बच्चा है, बहुत हाइपर बच्चा होता है, तो बाकी बच्चों को डिस्टर्ब करता है। तो ये डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, डिस्टर्ब करता है, तो स्कूल वाले नॉर्मल बच्चों के साथ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये उन दिनों की बात है, आज तो ये कंपलसरी हो गया है, आज की बात नहीं मैं कर रही हूँ। तो तब मैंने जब इन बच्चों को देखा, तो इन बच्चों को भी मैंने बुलाना शुरू करा। मैंने कहा देखती हूँ, इनके साथ काम करती हूँ और इनको मैं क्या करा सकती हूँ। तो मैंने इनको भी स्टार्ट कर दिया एजुकेशन देना। तो शुरुआत में तो एजुकेशन लेके मैं चली, फिर धीरे 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 समझ आने लग गई कि इनकी मेमोरी शॉर्ट होती है, और जो भी प्रैक्टिकल मैंने चीज़ें समझी, तो मुझे लगा कि इनको मुझे जैसे बाकी नॉर्मल बच्चे होते हैं और उनके माँ बाप, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बड़ा होके अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, नौकरी करेगा, 4 पैसे कमाएगा और अपनी रोज़ी रोटी कमाएगा। तो वो इन बच्चों के साथ क्या करें जी। ये भी तो बच्चे हैं माँ बाप के, और माँ बाप इतने ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं कि इन बच्चों को लेके हताश थे माँ बाप। तो वहाँ दिमाग चलाते सबने ये सोचा कि इन बच्चों को हम ऐसा कुछ स्किल्स में डालेंगे कि इनका जो इनमें नहीं है हम उसको आगे नहीं लाएंगे, जो इनमें है हम उसको लेके चलेंगे। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत आपने ऐसा सोचा। और मैंने खुद देखा है कि बच्चों का काम इतना अच्छा है, वो जो वीविंग करते हैं और जिस तरह से वो काम करके बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो आपके 2 तो ये फील्ड हो गए, आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करिए, और मैंने देखा कि आप इन बच्चों के लिए, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए बहुत डेडिकेशन से, शिद्दत से काम करते हैं। इसके अलावा और कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आप काम कर रहे हैं? हम हेल्थ केयर में भी काम कर रहे हैं। फिर देखिए ये जो हमारा जर्नी थी, इसी जर्नी में हमने देखा कि हमारे पास कई ग्रैंड पेरेंट्स आते थे, तो वो देख नहीं पाते थे। एक तो आए थे जो हाथ ऐसे रख रख के कि ये स्कूल है, मुझे स्कूल आना है, अंदर देखना है, बट वो देख नहीं पा रहे थे। तो हमने वहाँ से सोचा कि हम इनको कैसी मदद कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, तो कई ऑर्गेनाइजेशंस, कई हॉस्पिटल्स हमारे साथ जुड़ गए, जो आके फिर इनका मेडिकल चेकअप करा उन्होंने, इनका कैटरैक्ट का ऑपरेशंस करवाया इन्होंने। तो ऐसे बहुत गांव के लोगों को फिर हम रेगुलर बेसिस पर ये कैंप्स लगाने लगे, जिसमें हमें लगा कि जिसको ऐनक चाहिए तो उनको ऐनक मिलती थी, और जिनका ऑपरेशन होना था ऑपरेशन करवाते थे। फिर मेडिकल चेकअप्स होते थे इनके, पता लगता था, कैंसर डिटेक्शन होते थे इनके, वो हमने कैंप्स लगाए कि अगर डिटेक्ट होता है, अब आप ये देखिए कि एक भी केस अगर डिटेक्ट होता है तो यू आर सेविंग 1 लाइफ। तो हमें
मतलब हम इसमें फिर घुसते चले गए, क्योंकि हमें लगा कि ये भी ज़रूरत है गांव में। इतनी अवेयरनेस नहीं है गांव में जो कि ये जाएं और चेकअप अपना कराएं, मेडिकल चेकअप कराएं। शुगर होता है इनको पता ही नहीं होता, बीपी होता है, बोलते रहेंगे हमारे बहुत सर में दर्द हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, बट चेकअप नहीं कराते हैं। तो फिर हमने ये डॉक्टर्स के साथ मिलके और हॉस्पिटल्स के साथ मिलके हम लोगों ने इन कैंप्स जगह जगह गांव-गांव में हमने कैंप्स लगाना शुरू करा, जिसमें हम इनका मेडिकल चेकअप। तो अब बहुत मतलब विस्तार हो गया आपके काम का। आपको लगा कि जहां जहां आपकी जरूरत है, अब वहां वहां आपने जाके बिल्कुल काम किया। और आप, मैंने देखा आपने एक वुमेन हेल्थ सैनिटेशन पर भी कुछ काम किया है और कुछ सैनिटरी नैपकिन्स भी आपने बनाए हैं। जब हम गांव में गए थे एक हेल्थ चेकअप कैंप के लिए, तो हमने वहाँ पे देखा बहुत लड़कियों को, हमने गायनेकोलॉजिस्ट को लेके गए थे, तो वहाँ देखा कि काफ़ी लड़कियों में प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने डॉक्टर साहब से बात करी कि क्यों इनको, ये लड़कियां हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने हमें बोला कि मैम ये जो है ये कपड़ा यूज़ करती हैं एज इंस्टेड ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, वो रीयूजेबल है, धोती हैं फिर यूज़ करती हैं। तो क्या होता है, धोने से उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है, तो ये भी एक वजह होती है इनकी प्रॉब्लम्स की। तो वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इनका जो है इनको इसमें भी हम हेल्प करें। और ये ऐसी चीज़ है, ये बिल्कुल टैबू है, यहाँ बात नहीं कर सकते इसके बारे में। तो हमारे साथ बहुत अच्छे बच्चे ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं वॉलंटियरिंग करने के लिए। तो हमारे पास 2 लड़कियां आई थी जर्मनी से, और आप ये देखिए कि इतना खूबसूरत एक इन्वॉल्वमेंट रहा उनका कि उनको हिंदी नहीं आती थी, बट उन्होंने गूगल करके निकाला और एक स्लोगन बनाया, चुप्पी क्यों। वाह, क्या बात। और उसका वो स्लोगन इन्होंने गांव-गांव में जाके पोस्टर्स लगा दिए। अच्छा। अब सारे पूछ रहे हैं चुप्पी क्यों क्या है, चुप्पी क्यों क्या है। वो इतनी क्यूरियोसिटी उनकी जागी लोगों की कि उन्होंने बाहर आके पूछा कि ये क्या है। फिर अगला पोस्टर फिर उन्होंने लिखा कि ये किसके बारे में है, दिस इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में है, हम चुप क्यों रहते हैं। तो उससे थोड़ा गांव वालों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर हम लोगों ने जो कैंप्स लगाए उसमें हम अवेयरनेस देते हैं इनको, और धीरे धीरे इनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन की तरफ हमने इनका सारी गांव वाली लड़कियों का, लेडीज़ का थोड़ा उनका इंटरेस्ट जगाया है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, वो कहते हैं ना कि अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो आपकी इच्छा थी, तो देखो जर्मनी से बच्चे आपकी हेल्प के लिए आए और उन्होंने इस तरह से अवेयरनेस क्रिएट की। जब मुझे पहली बार पता चला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शायद उस टाइम एक्सपेरिमेंट चल रहा था और हमें वो दिए गए थे सैनिटरी नैपकिन्स, और मुझे मतलब मैं बहुत अंदर से अभिभूत थी इसको देख के कि हमारे आसपास इतना अच्छा काम हो रहा है, बट हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है, है ना। मतलब आसपास आप रहते हैं, दिल्ली एनसीआर एरिया में रह रहे हैं, और आपको पता नहीं है कि इतना अच्छा और इतने लार्ज स्केल पे आप काम कर रहे हैं लेडीज़ के लिए, जो कि एक नेसेसिटी है और ज़रूरत है। देखिए, एजुकेशन का मतलब खाली क्लासरूम्स में बैठ के क्लास 1 2 3 4 आपने 10th कर दिया, 12th कर दिया, मैं अब उसमें विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे लगता है एजुकेशन इज़ आप अपने घर को अच्छा रखिए, आप अपने सेहत को अच्छा रखिए, आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखिए, आप अपने आप को अच्छा बनाइए। आई थिंक एजुकेशन इज़ दैट। सो आप इसको कैसे भी फॉर्मल वे में लीजिए, नॉन फॉर्मल वे में लीजिए, कैसे भी आप, अगर एक बच्ची ने 16 साल की लड़की है, उसने क्लास 2 और 3 किया है, उसको भी हम लेके आते हैं, उसको भी हम सिखाते हैं कुछ ना कुछ। हर एक बच्चे में हुनर है, ये आई फर्मली बिलीव कि हर बच्चे में, इवन फॉर दैट मैटर जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं उनमें भी हुनर है। और अगर आप देखेंगे अभी रिसेंटली हमारा बच्चा इंटरनेशनल खेल के आया और इंटरनेशनल में उसने 3 अवार्ड्स लिए। बहुत बढ़िया, ये आपके कोशिशों का परिणाम है। बिल्कुल, तो वही एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत प्रोत्साहित करती है। आपने उसके अंदर वो आत्मविश्वास भरा है। बिल्कुल, और बच्चे की अपनी भी देखिए,
हम तो एक मोटिवेटर्स हैं, हम तो इनको रास्ता दिखा रहे हैं, और फिर बच्चे जो हैं उनका अपना भी योगदान होता है। बिल्कुल, उनके अंदर है, बस कोई निकालने के लिए, एक दिशा देने के लिए एक रोशनी चाहिए जो उनका रास्ता जो है उनको दिखा दे। तो आपने जैसे अभी बताया कि एक बच्चे ने ये जो रिसेंटली अवार्ड जीता और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसको अवार्ड मिला, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं कि लास्ट 5 इयर्स की जो आपकी जर्नी है, अगर हम उसकी बात करें, तो आपकी जो मुख्य उपलब्धियां हैं, जिसको आप कहेंगे कि हाँ ये माइलस्टोन्स हैं, वो कौन से हैं, और उसमें कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जैसे आपने ये शेयर किया, कोई और हो तो आप ज़रूर बताएं। ऐसे तो हमने हमारे 5 बच्चे जो है ओवर पीरियड ऑफ, आप लगा लीजिए 10 साल के अंदर अंदर 5 बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेला है। और उसमें लड़की भी है एक, और वो लड़की भी ऐसी कि उसके माँ बाप बिल्कुल कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था कि ये कुछ कर सकेगी, और वो कहते थे नहीं मैम घर पे इनको करा लेंगे, थोड़ा सा घर पे करा देंगे। तो हमने ज़बरदस्ती उस लड़की को लाया अपने पास। हमने कहा कि हम तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो वो बोली मुझे साइकिल चलाना अच्छा लगता है। आप ये लगाइए, हमने शुरुआत से उस लड़की को साइकिलिंग सिखाई। पहले पैडल जो है वो हमारे यहाँ पे हमारा जो एजुकेटर था उन्होंने पैडलिंग उसको सिखाया, वहाँ से लेते लेते वो भी जाके फिर मेडल लेकर आई। ये लगाइए कि अगर बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आ रहे थे तो फिर तो हमें रोकने का कोई वो जरिया नहीं थे, क्यों रोकते हम? तो हमने इनको स्पोर्ट्स में जिसका रुझान था उनको हम स्पोर्ट्स में लेते गए। और सक्सेस स्टोरीज तो देखिए ये सबकी सक्सेस स्टोरीज हैं वैसे तो ये लड़का अब जो है उसके बाद का मैं आपको बताती हूँ कि सक्सेस तो वहाँ पे हमने इसको प्रैक्टिस करा के ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेला, आबू धाबी गया था, वहाँ खेल के और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दिया। उसके बाद का आप देखिए कि इस बच्चे में जो चेंज आई है, डिफरेंटली एबल्ड है, इस बच्चे में जो चेंज आई है, आज ये बच्चा अकेले यहाँ से अपने मेट्रो में जाता है और ये दिल्ली जाता है। हम स्टॉल्स लगाते हैं, जब हमें कहीं पे भी बोलते हैं स्टॉल्स के लिए, ये लड़का अपने आप जाता है, इसको कोई हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देखिए जो एक्सपोजर इस बच्चे को वहाँ से मिला, स्पोर्ट्स के थ्रू मिला, उसके बाद इसकी अपनी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल होने लग गई, ट्रांसफॉर्म ही होगी एक तरह से, और इंडिपेंडेंट बच्चा करता है। तो इसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। और हमारा एक वाराणसी में एक स्टॉल लग रहा था NHFDC के थ्रू, तो उसमें इस लड़के का हमने नाम डाला था। तो इसका सिग्नेचर चाहिए था, वहाँ पे जब स्टॉल मिलता है तो सिग्नेचर चाहिए होता है। तो ये बच्चा, इसको पता लगा कि बाकी जितने बच्चे हमारे और हैं वो बिट्स पिलानी के एक प्रोग्राम में जा रहे हैं, और बिट्स पिलानी भी हम लोग 7-8 साल से बच्चों को भेजते हैं। वो बहुत अच्छे इनके लिए स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स बनाते हैं, तैयार करते हैं, और ये बहुत एंजॉय करते हैं वो जो प्रोग्राम्स वो लोग रेडी करते हैं। तो इसको पता लगा कि बाकी मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो तो बिट्स पिलानी जा रहे हैं। तो ये लड़का मुझे बोला कि मैडम मैं तो वाराणसी नहीं जाऊँगा, मुझे बिट्स पिलानी जाना है। तो मैंने इसको बोला देखो बेटा, आपके नाम का अगर मैं अब दूसरा का नाम डाल नहीं सकती, ये गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट का लास्ट मोमेंट पे कोई चेंजेस नहीं हो सकती हैं। तो कहता नहीं बट मुझे तो बिट्स पिलानी जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं जो आपको बोलूँगी आप करोगे वो, तो मैं आपको बिट्स पिलानी भी करा दूँगी। तो उसने बोला हाँ जी। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको यहाँ से सुबह भेज रही हूँ, आप वाराणसी पहुँचिए, आप वाराणसी में अपना पूरा पेपर्स वगैरह साइन करिए और आप शाम की ट्रेन से वापस आ जाइए। बट आओगे अकेले, क्योंकि हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है और इतना पैसा नहीं है कि हम 2-2 जनों को आपके साथ भेजें। तो आप वहाँ साइन करिए, शाम की ट्रेन में आपको वहाँ पे बिठा देंगे, जो आपके साथ जाएंगे वो आपको ट्रेन में बिठा देंगे, और आप यहाँ आइए, और यहाँ से अगले दिन बिट्स पिलानी जाना था। तो इसको बोला रास्ते में किसी से कोई पानी नहीं पीना है, कोई खाना नहीं है, किसी का कोई खाना नहीं खाना है, और चुपचाप अपनी सीट पे बैठना है, और आपको सुबह नई दिल्ली पे आप आ जाओगे। और आप ये लगाइए कि हमारे लिए इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज। और
जैसे होता है, आपको सब बोलते हैं कि थोड़ा डरा भी देते हैं कि अगर बच्चे के साथ कुछ हुआ तब क्या करोगे। मैं सुन के मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं कि आपने एक बच्चे को इस तरह से एम्पावर किया। मुझे अब इतने साल हो गए हैं और एक विश्वास है मुझे कि ये बच्चा जो है, मैं उस विश्वास पे चल रही हूँ कि ये एक बच्चा कर जाएगा, तो मैं बाकी ऊपर वाले पे छोड़ती हूँ। विश्वास पे चल रही हूँ कि ये बच्चा कर जाएगा। और वो लड़का इतनी ब्यूटीफुली रात को ट्रैवल किया, अगले दिन पहुंचा, अगले दिन बिट्स पिलानी गया, 2 दिन का वहाँ पे कैंप था, वो करके वापस ट्रेन में बैठा है और वापस वाराणसी। वाह, बहुत बढ़िया है। मतलब आप देखिए, विश्वास में शक्ति होती है। हम विश्वास ही नहीं करते हैं ऐसे बच्चों पर, हमें लगता है ये कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम इनको छोड़ ही नहीं सकते अकेला। तो इससे बढ़कर मैं कहती हूँ, अगर एक बच्चा इतना इंडिपेंडेंट आज हो गया है तो इससे बढ़कर उपलब्धि क्या चाहिए हमें। वी आर सेटिस्फाइड, और हम बाकी बच्चों को भी अब इसी तरीके से उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस डाल रहे हैं कि आप भी कर सकते हो। मुझे लगता है ये तो बिल्कुल सारे देश के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है कि अगर हम एक बच्चे को ऐसे रेडी कर सकते हैं तो ऐसे हर बच्चे पे विश्वास करके हम उनको तैयार कर सकते हैं। बस अपने अंदर वो जज्बा चाहिए। आपके अनुसार जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे भी आपने इस बच्चे की सक्सेस स्टोरी सुनाई, अब बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास समय भी होता है और जो कर सकते हैं, करना भी चाहते हैं, या तो अवेयरनेस नहीं होती है या उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। तो किस तरह से लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें और ज़्यादा किया जा सकता है, लोगों को इस मुहिम में शामिल किया जा सकता है ताकि वो आएँ और आपको और आपकी तरह जो और लोग काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, और वो जो उनका टैलेंट है, घर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग आके इन्वॉल्व हों। और उसके साथ साथ और जो भी लोग हैं जिनको लगता है कि हम देश के लिए कुछ करना चाहिए, मेरे पास टाइम है, वो किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। देखिए, एक तो होता है कि अब जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके जानकारी वाले लोग वो तो पहुंच जाते हैं। बट देखिए, यहाँ पर आपका मीडिया जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, और मीडिया के थ्रू ही पता लगेगा उन लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं बट उनको रास्ते नहीं पता है। तो मैं सोचती हूँ एक बहुत पावरफुल चीज़ है मीडिया जो है, एक बहुत आपका जैसे ये प्रोग्राम है, अब अगर लोग सुनते हैं इस प्रोग्राम को तभी उनको समझ आएगा कि ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से मीडिया के थ्रू ही सबको पता लगना चाहिए कि अभी मैंने आपको एक बच्चे की सक्सेस स्टोरी बताई, अब आप लड़कियों का देखिए जो हम गांव की लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग गांव की लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं और ये फ्री निःशुल्क ट्रेनिंग है जिसमें हम सिलाई कढ़ाई वगैरह सब सिखाते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर वो लड़कियां जो है, पहले उनको ट्रेनिंग हम देते हैं, फिर उनको प्रैक्टिस वगैरह कराते हैं, तो कुछ लड़कियां कोई एक्सपोर्ट हाउस में चली गई, कोई किसी जगह चली गई, काम उनको जॉब मिल गया। बट लेटली हमारे क्योंकि अब हमने काफ़ी लड़कियों के साथ काम किया तो हमें एक चीज़ और दिमाग में आई कि हम इन्हीं लड़कियों को एंटरप्रेन्योर्स क्यों ना बनाएं। तो हमने एक कंपनी को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया उनको कि हम ट्रेनिंग के बाद एक मशीन इनको हम प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा ये सोचना था कि अगर हम ट्रेनिंग के बाद एक मशीन देते हैं तो जो लड़की अपने घर में बैठ के अगर वो कपड़ा कोई भी स्टिचिंग कर सके तो वो 4 पैसे कमा लेगी। बिल्कुल। तो हमने एक प्रोग्राम किया था तो जिसमें हमने 30 लड़कियों को मशीन्स दी हैं और उसके बाद हमने उनको फॉलो अप किया। अच्छा। तो आप ये लगाइए कि इतनी ब्यूटीफुली वो मशीनों को यूज़ कर रही हैं पड़ोस के, अब देखिए गांव की लड़कियां हैं और गांव के ही लोगों के कपड़े बना रही हैं, अड़ोस पड़ोस के कपड़े बना रही हैं और अच्छी इनकम आ रही है उनकी। बहुत बढ़िया। तो आप ये लगा लीजिए, अगर हमने 30 मशीनें के साथ 30 लड़कियों को तैयार कर दिया, हमने 30 एंटरप्रेन्योर्स बनाए। बिल्कुल, 30 एंटरप्रेन्योर बनाए, उनके अंदर जो आत्मविश्वास आया, जो एक सेल्फ डिपेंडेंट होकर जिंदगी जीने की जो उनको खुशी मिलेगी, वो बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि इस बीए आप देखिए गांव के बेल्ट्स में ये लोग बाहर जाने नहीं देते हैं, दूर दूर कंपनीज में काम करने नहीं देते हैं, तो वो घर में बैठ के, और स्टेटस उनका अपने घर में बहुत अच्छा स्टेटस हो गया, सब उनको इज्जत मान देने लग गए, सब उनको रिस्पेक्ट देने लग गए कि नहीं नहीं इसको काम करने दो, 4 पैसे आने लग गए हैं। आने वाले 5 सालों के लिए आपका क्या विजन है टेंडर हार्ट को लेकर, कि किस तरह से आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, जैसे यूथ को इसके साथ कैसे आप कनेक्ट करेंगे? देखिए अल्टीमेटली तो हमारा यूथ जो है हमारी शक्ति है इस कंट्री की इस टाइम पे, तो इसी यूथ के लिए हम प्लानिंग जो हमारी हो रही है अगले 5 साल में कि हम 5000 बच्चों को एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 5000 बच्चे अपना कुछ ना कुछ काम करें, उसमें हम मानसिक विकलांग बच्चों को भी ले रहे हैं। ये खाली हम नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वीविंग कर रहे हैं और इतनी खूबसूरती से मैंने देखा है, हैंडलूम वीविंग कर रहे हैं, मतलब आप हैरान हो जाएंगे। मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं कितनी बार उनके साथ बैठती हूँ चलाने के लिए, और 2 बार 3 बार करके तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, और वो बच्चे कंटिन्यूसली आप ये लगाइए घंटे घंटे वो बच्चे धागा बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, धागों की रील बना रहे हैं। धागों की रील की एक डायमेंशन होता है, वो कैसे उनको समझ आ रहा है, ये मेरे लिए भी एक फैसिनेटिंग चीज़ है। ये क्या कुदरत का करिश्मा है कि ये बच्चे कपड़ा बना रहे हैं, जो कई नॉर्मल लोगों को मैं लाया तो वो कहते हैं हाँ 10 मिनट के लिए तो ठीक है, और ये बच्चे घंटा घंटा उसमें बैठ के और कपड़ा बना रहे हैं, अपनी पूरी तो एनर्जी उसमें लगा रहे हैं। तो हैंडलूम इंडस्ट्री को भी मैं बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे हैंडलूम जो है वो हमारी कंट्री से धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि ये खड़ी है, इसमें आपको थोड़ा मतलब शरीर को यूज़ करना है, हाथों को यूज़ करना है, तो उसकी जगह पावर लूम्स आ गए हैं, और पावर लूम्स में ये बोला जाता है ये भी हैंडलूम है, बट एक्चुअल हैंडलूम तो जो हाथ का काम है, इसका कपड़ा पहनिए, आप जब तक पहनेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी कि क्या हमारे हिंदुस्तान में खादी का कपड़ा पहना जाता था, और उसका ब्रीदेबिलिटी कितनी थी उस कपड़े में। आपको गर्मी में जो है गर्मी नहीं लगती, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लगती, ये कपड़े की खूबसूरती है, क्योंकि उसके अंदर एयर पॉकेट्स हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये खादी हम खादी को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? ठीक है टाइम लगता है कपड़ा बनाने में, बट जब हम इसकी देखिए ये एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, जब हमें इसकी पता लगेगी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस कपड़े की, तभी तो हम अपनी स्किन पे पहनेंगे। तो स्किन के लिए जो चीज़ अच्छी है तो हम उसको क्यों। और सबसे बड़ी बात कि वो बच्चे जिनके अंदर इतनी एनर्जी है, पोटेंशियल है, वो एक राइट डायरेक्शन में जाके लग रहा है, वो एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, वो सक्षम हो रहे हैं और अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। अपनी लाइफ तो वो जिएंगे इस बिल्कुल सक्सेसफुली और इन सेल्फ डिपेंडेंटली, वो कंट्री के लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो आप काम कर रहे हैं अमेजिंग है, और इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चलना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हमारा जो स्पेशली एबल्ड बच्चा है वो बहुत कुछ कर सकता है। उनको लगता है कि पूरी लाइफ मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। मैं आपके साथ रिसेंटली एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ छोटी सी। मैं क्योंकि एनसीसी से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं एक कमांडिंग ऑफिसर से अभी रिसेंटली मिली थी, तो उनसे ऐसे परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में बात होने लगी। तो मैंने उनकी वाइफ के बारे में पूछा, घर के बारे में, तो ही सेड कि मेरी वाइफ हमेशा डिप्रेशन में रहती हैं, वो बहुत डिप्रेस हैं। तो मैंने कहा कि क्यों, रीज़न क्या है? मतलब आप इतना अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, और इनका तो अपना, क्योंकि अपना एक सर्कल होता है। तो ही सेड कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई कभी भी। तो आप सोचिए कि एक पेरेंट उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और उसने अपनी लाइफ भी ऐसे अंधेरे में डुबो दी, ये सोच के कि मेरा बच्चा ऐसा है, जबकि वो मदर को उस टाइम रोशनी बनना चाहिए बच्चे के लिए। देखिए ये तो चीज़ है, और ये सोसाइटी में है ये, और अभी भी चल रही है ये चीज़। हालांकि हमें 30 साल हो गए हैं, और 30 सालों में हम इन बच्चों का काम दिखाना चाहते हैं पब्लिक को। हम इन बच्चों का शोकेस करना चाहते हैं कि अगर ये बच्चे कर सक रहे हैं
कोई भी लाइन हो, इट इज़ नॉट कि हम हैंडलूम की लाइन बोल रहे हैं, हम स्पोर्ट्स की लाइन बोल रहे हैं, हम शॉप एक चलाने की लाइन बोल रहे हैं, हॉर्टिकल्चर की लाइन बोल रहे हैं कि आप थोड़ा फूलों का, अगर आपको थोड़ा भी रुझान होता है तो आप थोड़ा फूलों को प्रिजर्व कैसे करते हैं, तो आप एक छोटा सा फ्लोरिस्ट की दुकान भी चला सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे भी हमारे पास हैं। आप ये लगाइए, ऑटिस्टिक बच्चों में एक इतनी खासियत है जो कि हम लोगों ने इसको पहचाना है। इन बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़िया होती है। हमने इनको कंप्यूटर पे बिठाया, ये बच्चे कॉमा तक नहीं छोड़ते हैं, कॉमा अपनी जगह पे लगाएंगे, फुल स्टॉप अपनी। इनको मीनिंग नहीं पता है कि ये क्या क्या टाइप कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि ए इज़ फॉर एप्पल, बट ए वो शेप देखते हैं और शेप को टाइप करते हैं। ये हमारे ऑटिस्टिक बच्चे कर रहे हैं। और आप देखिए कंप्यूटर पे बड़ी बात है ये कि अगर ब्यूटीफुली, ये भी पोटेंशियल है कि ये काम कर सकते बिल्कुल करते हैं। तो ये हमें इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ को हमें इनको सपोर्ट करना है। जिस ककून शेल्स में पेरेंट्स बैठे हैं बच्चे को लेकर, पहले तो वो अपना ककून शेल से बाहर आ जाएं, बाहर आके जगह जगह घूमें। इट इज़ नॉट ओनली हमारे, और भी बहुत सारी जगहें हैं ऑल ओवर द कंट्री, बहुत अच्छे अच्छे संस्थाएं हैं जो चल रही हैं। सब जगह पे विजिट करें वो, और वहाँ देखें कि उनका बच्चा जो है क्या कर सकता है उन सब चीज़ों से। जब तक ये पेरेंट्स उस शेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक वो मदद नहीं कर सकते हैं। जी। और पेरेंट तो पहला टीचर होता है, तो इसलिए पहले पेरेंट्स को समझना है कि इस बच्चे को भी बाहर निकालना है, इसका भी राइट है टू एवरीथिंग। पेरेंट्स को समझना है। कोई एक संदेश जो हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ? हाँ जी, मैं आज के इस एपिसोड में तो एक ही बात बोलूँगी कि हर बच्चे के अंदर, आप समझिए हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, और हमें एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, हमें समझना है हर बच्चे को कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। जो नहीं है उसको हमने देखना ही नहीं है, जो है उसको समझना है, उसको समझिए और बच्चे को उसी तरीके से नर्चर करिए। आई थिंक ये मेरा जो है ये मेरा एक संदेश है हर पेरेंट के लिए कि हर पेरेंट को समझना पड़ेगा इस बात को, और बच्चे का टैलेंट बाहर निकालना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आज के इस एपिसोड से हमने बहुत कुछ नया जाना है, समझा है, और आगे भी हम रेनू जी से बात करते रहेंगे और सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अपने हिस्से का योगदान देने के लिए तैयार होते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।